नमस्ते। आज हम उस जंग की बात करेंगे जिसे कहा गया था द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध। लेकिन ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी। ये एक ऐसी भयंकर तबाही थी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और करोड़ों लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। देश के लिए मरना मीठा और उचित है। सोचिए, यही वो पुराना झूठ था, वो नारा था जिसके साथ नौजवानों को जंग में भेजा जा रहा था। पर हकीकत वो थी जो विल्फ्रेड ओवेन जैसे कवियों ने देखी, अपनी आंखों से उन खाइयों की भयावहता को झेला। उन्होंने ही दुनिया को बताया कि युद्ध की असली तस्वीर कितनी कितनी ज्यादा क्रूर और अमानवीय होती है। तो सवाल यही उठता है कि साराजेवो में चली सिर्फ एक गोली ने आखिर कैसे 2 करोड़ जानें ले लीं? एक हत्या, एक इतनी बड़ी एक वैश्विक तबाही में कैसे बदल गई? देखिए, इसका जवाब ना उस एक गोली में नहीं है। जवाब छिपा है उन घटनाओं की एक लंबी, एक बहुत ही जटिल कड़ी में, जिसने पूरे यूरोप को एक सुलगते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो 1914 का यूरोप जैसा दिखता था वैसा था नहीं। बाहर से भले ही शांति लगे, पर अंदर से वो एक डायनामाइट के पहाड़ जैसा था। बस एक चिंगारी का इंतजार था। दशकों से जो तनाव अंदर ही अंदर सुलग रहा था, उसने माहौल को इतना अस्थिर कर दिया था कि एक जरा सी घटना भी पूरे महाद्वीप को आग की लपटों में झोंक सकती थी। तो सवाल यह है कि इस डायनामाइट के पहाड़ में आखिर भरा क्या था? मतलब कौन से तत्व थे? इतिहासकार इसे आसानी से याद रखने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, MAIN। M से मिलिटरिज्म यानी सैन्यवाद, A से अलायंसेस यानी गठबंधन, I से इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद और N से नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। हर देश अपनी फौजी ताकत बढ़ाने में जुटा था। पर्दे के पीछे गुप्त संधियां हो रही थी, दूसरे देशों पर कब्जे की एक होड़ सी मची थी और ये जो आक्रामक राष्ट्रवाद था ना, इसका जहर हर तरफ फैल रहा था। और ये जो सैन्यवाद की बात हो रही है, इन आंकड़ों को देखिए, सब साफ हो जाएगा। 1870 से 1914, मतलब सिर्फ 40 साल के अंदर यूरोप की जो बड़ी बड़ी ताकतें थीं, उनका फौजी खर्चा 4 गुना बढ़ गया। सोचिए, 4 गुना। ये सिर्फ अपनी रक्षा की तैयारी नहीं थी, नहीं, ये तो युद्ध के लिए एक सीधी सीधी तैयारी थी, एक ऐसी रेस जिसमें हर कोई दूसरे को बछाड़ना चाहता था। और जानते हैं, इस पूरी कहानी में सबसे अजीब और दुखद बात क्या है? ये कि ब्रिटेन, जर्मनी और रूस, इन तीनों बड़ी शक्तियों के जो शासक थे, वो आपस में फर्स्ट कजिन्स थे, चचेरे भाई। मतलब ये एक तरह से एक शाही पारिवारिक झगड़ा था, एक फैमिली ड्रामा जिसकी महत्वाकांक्षाओं की आग में पूरा का पूरा महाद्वीप झुलस गया। चलिए अब उस जाल की बात करते हैं, वो जाल जो वादों और संधियों से बुना गया था। ये जो गठबंधनों का सिस्टम था ना, ये कहने को तो शांति के लिए था, पर असल में ये एक ट्रिप वायर का नेटवर्क था। मतलब एक ऐसा जाल जिसमें एक तार भी खींचा तो एक के बाद एक कई धमाके होने तय थे। ये किसी भी छोटी सी चिंगारी को एक बहुत बड़े धमाके में बदलने की गारंटी देता था। तो यूरोप साफ साफ 2 टीमों में बटा हुआ था। एक तरफ थी ट्रिपल अलायंस, जिसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, और दूसरी तरफ थी ट्रिपल इंटेंट, जिसमें थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और इन संधियों का मतलब बहुत सीधा सा था, अगर मेरे दोस्त पर हमला किया तो मतलब मुझ पर हमला किया। वैसे एक मजेदार बात यह है कि इटली ने जंग शुरू होते ही साइड बदल ली, जिससे पता चलता है कि ये वादे कितने खोखले भी थे। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक थीं ये गुप्त संधियां, सीक्रेट ट्रीटीज। ये वो वादे थे जो बंद दरवाजों के पीछे किए गए थे, जिनके बारे में आम लोगों को कोई खबर नहीं थी। इन संधियों ने नेताओं के हाथ ऐसे बांध दिए थे कि बातचीत की, डिप्लोमेसी की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। नतीजा ये कि जब एक देश जंग में खिंचता तो उसके साथियों को भी, चाहे वो चाहें या ना चाहें, जंग में कूदना ही पड़ता था। तो देखिए, बारूद का ढेर तैयार था, उसे जलाने वाले तार भी बिछे हुए थे। अब बस एक चिंगारी की कमी थी, और वो चिंगारी भड़की 28 जून 1914 को साराजेवो शहर में। उस सुबह जो हुआ वो किस्मत का एक बहुत ही अजीब खेल था। आप सोचिए, आर्च ड्यूक पर पहला हमला हुआ, पर वो नाकाम रहा, वो बच गए। लेकिन फिर जब वो घायलों से मिलने अस्पताल जा रहे थे तो उनके ड्राइवर ने एक गलत मोड़ ले लिया और गाड़ी ठीक उसी जगह जाके रुकी जहां दूसरा हत्यारा गैवरिलो प्रिंसिप खड़ा था। बस एक पल, एक गलत मोड़, और दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। फर्डिनेंड की हत्या ही वो चिंगारी थी। इसी ने उस बारूद के ढेर में आग लगा दी
और इसके बाद जो हुआ वो एक ऑटोमेटिक चेन रिएक्शन जैसा था। एक के बाद एक डोमिनोज की तरह देश एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान करने लगे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो ये डोमिनोज गिरे कैसे? देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला बोला। रूस, जो सर्बिया का बड़ा भाई जैसा था, उसकी मदद के लिए आगे आया। ये देखते ही जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त था, उसने रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी। फिर जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया और इसके लिए उसने न्यूट्रल बेल्जियम का रास्ता चुना। और बस जैसे ही जर्मन सेना बेल्जियम में घुसी, ब्रिटेन भी जंग में कूद पड़ा। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में पूरा यूरोप आग की लपटों में था। अब जर्मनी ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी और कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। इसे कहते हैं श्लीफन प्लान। जर्मनी को पता था कि उसे दो तरफ से लड़ना पड़ेगा, पश्चिम में फ्रांस से और पूरब में रूस से। तो प्लान ये था कि पहले बेल्जियम के रास्ते घुसकर फ्रांस को फटाफट हरा दो और फिर सारी की सारी ताकत लेकर रूस पर टूट पड़ो। ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक जुआ था, एक ऐसा जुआ जिसने बेल्जियम की न्यूट्रलिटी को कुचल दिया और ब्रिटेन को सीधे सीधे जंग में खींच लिया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रही। नहीं, साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म की वजह से ये संघर्ष बहुत जल्द एक वर्ल्ड वॉर बन गया। कैसे? क्योंकि यूरोप की इन ताकतों के साम्राज्य, इनकी कॉलोनीज पूरी दुनिया में फैली हुई थीं और अब इन कॉलोनीज को भी इस जंग का हिस्सा बनना पड़ा। इन साम्राज्यों ने अपनी कॉलोनीज से सैनिकों, मजदूरों और संसाधनों को बस इस जंग की आग में झोंक दिया। आप अंदाजा लगाइए, अकेले भारत से ही 25 लाख से ज्यादा सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़े। लड़ाई सिर्फ फ्रांस और जर्मनी के मैदानों में नहीं हो रही थी, ये अफ्रीका और एशिया में भी लड़ी जा रही थी। सच में ये पहला ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था। और ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही थी, समुद्र में भी एक अलग ही मोर्चा खुला हुआ था। ब्रिटेन ने अपनी जबरदस्त नेवी का इस्तेमाल करके जर्मनी की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी। मतलब जर्मनी तक कोई भी सामान, यहां तक कि खाना भी नहीं पहुंच सकता था। ये एक बहुत ही क्रूर स्ट्रैटेजी थी। इसका निशाना दुश्मन की फौज नहीं, बल्कि उसके आम नागरिक थे। उन्हें भूखा मारकर घुटनों पर लाने की कोशिश। और इस साम्राज्यवादी जंग की असली कीमत किसने चुकाई? कॉलोनीज के आम लोगों ने। पहले विश्व युद्ध में ही भारत जैसे देशों से बेहिसाब संसाधन निचोड़े गए, जिससे यहां के लोगों को भयानक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और ये शोषण आगे चलकर और भी ज्यादा घातक साबित हुआ, जैसा कि ये आंकड़ा बताता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए, वो भी इसी से जुड़ा था। ब्रिटिश जंग के लिए भारत से अनाज बाहर भेजा जा रहा था। लेकिन चलिए एक पल के लिए उन आम सैनिकों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने असल में ये जंग लड़ी। उनसे क्या वादा किया गया था? एक शानदार एडवेंचर का, बहादुरी के किस्सों का। पर जो खाइयों की हकीकत थी वो कुछ और ही थी, बहुत ही भयानक। एक तरफ था सरकारी प्रोपेगेंडा, जो जंग को एक बहुत ही शानदार, एक महान काम की तरह दिखाता था। बहादुरी और देश के लिए जान देने के सम्मान की बातें होती थी। और दूसरी तरफ थी असलियत। खाइयों में जहरीली गैस, लगातार होती बमबारी और हर पल मौत का साया। सैनिकों के लिए ये किसी जहन्नुम से कम नहीं था, और यह हकीकत उनकी लिखी चिट्ठियों और कविताओं में सामने आई। थॉमस हार्डी की ये जो कविता है ना, ये इस दुख को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। एक सैनिक दूसरे सैनिक को मार तो देता है, पर फिर सोचता है कि अगर हम दोनों कहीं और मिले होते, किसी सराय में, तो शायद साथ बैठकर जाम पी रहे होते, दोस्त होते। वो असल में दुश्मन थे ही नहीं, वो तो बस आम इंसान थे, जिन्हें उनके राजाओं ने, उनकी सरकारों ने एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर कर दिया था। और ये जो कत्ले आम था, इसका स्केल, इसका पैमाना किसी ने सोचा भी नहीं था। जंग शुरू होने के सिर्फ 5 महीनों के अंदर 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। ये एक तरह की इंडस्ट्रियल किलिंग थी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस घने अंधेरे में भी ना, इंसानियत की एक छोटी सी किरण कभी कभी चमक जाती थी। 1914 का क्रिसमस, कुछ मोर्चों पर ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने खुद ब खुद लड़ना बंद कर दिया। वो अपनी अपनी खाइयों से बाहर निकले, एक दूसरे को तोहफे दिए, साथ में गाना गाया, यहां तक कि फुटबॉल भी खेला। ये एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल पल था। ये दिखाता था कि जो सैनिक लड़ रहे थे और जो लोग उन्हें लड़ने का हुक्म दे रहे थे, उनके बीच कितना बड़ा फासला था। तो पहला विश्व युद्ध वो गठबंधनों, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं और मजबूरी में निभाए गए वादों के एक बहुत ही उलझे हुए जाल का नतीजा था।
और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी आज की ये आधुनिक, ये इंटरकनेक्टेड दुनिया फिर से कभी ऐसे ही किसी जाल में उलझ सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।